तो देखो, ये एनसीईआरटी में 6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं तुम्हारे पास, है ना। इनमें से कोई ना कोई एक आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी रहती है एग्ज़ाम के अंदर, और ये कोई 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है वो, है ना। अभी देखो, इम्पॉर्टेंट बात क्या है, देखो ध्यान से समझो। एक तो है, देखो, नंबर 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब चार्ज एट रेस्ट, और किसके लिए? कंडक्टर के लिए। तो ये कंडीशंस का ध्यान रखना। एक तो चार्ज रेस्ट पर होना चाहिए, और कंडक्टर के लिए, ये उन्हीं के लिए बातें सही है। नंबर 1, इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, है ना। फर्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि कोई भी कंडक्टर हो, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जीरो। अगर ना हो, ऐसा क्यों सही जरूरी है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। एट द surface of charged conductor electric field must be normal to the surface at every point। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये बोलता है पॉइंट, चार्ज सरफेस के किसी भी चार्ज सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, उसकी डायरेक्शन हमेशा सरफेस से 90 डिग्री होनी चाहिए। एट द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। एक्सेस चार्ज मतलब देखो, चार्ज अंदर तो होता है, जितना पॉजिटिव हो उतना नेगेटिव होना चाहिए। जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो हमेशा सरफेस पर रिसाइड करेगा, इसके अंदर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं आ सकता। कंडक्टर है तो सारा चार्ज, एक्सेस चार्ज जो होना चाहिए वो सरफेस पे होना चाहिए। नंबर 4, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज़ द सेम वैल्यू ऑन द सरफेस। ये फोर्थ पॉइंट बोलता है कि पोटेंशियल की वैल्यू अंदर से लेकर सरफेस तक सेम होनी चाहिए। नंबर 5, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर, सरफेस के पास फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। और एक पॉइंट और होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये बोलता है कि किसी भी इक्विपमेंट को या किसी भी चीज़ को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना हो, तो उसको क्या करो, एक कंडक्टर की कैविटी में रख दो, क्योंकि कंडक्टर की कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। तो वो एक्सटर्नल फील्ड से बची रहेगी। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट को हम एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, इस डायग्राम में देखो, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसमें वो सारी चीज़ें क्लियर है। नंबर 1, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और एक्सेस चार्ज जो होता है वो हमेशा सरफेस पर रिसाइड करता है, और पोटेंशियल की वैल्यू थ्रू आउट सेम रहती है, और सरफेस के पास फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और किसी भी चीज़ को एक्सटर्नल फील्ड से बचाना हो तो उसको कंडक्टर की कैविटी में रख देते हैं। तो नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी inside a conductor is जीरो। ठीक है, मैं मानूं कि नहीं, ऐसा नहीं होता। हम सपोज माने, लेट E इज नॉट नॉन जीरो इनसाइड अ कंडक्टर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होगा, तो यहाँ पर जो भी चार्ज होगा, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है, तो हम मान लेते हैं, कोई एक गॉसियन सरफेस ले लेते हैं। ये हमारे पास क्या है? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के हिसाब से जो फ्लक्स होती है, मतलब ई डॉट डी ए, ठीक है,
जो कि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। अगर हम अंदर माने कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है तो फ्लक्स की वैल्यू भी नॉन जीरो आएगी। अगर फ्लक्स जीरो नहीं है तो Q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। तो हमने अभी बोला है कि अंदर एक्सेस चार्ज जीरो होना चाहिए। ठीक है, एक तो हम इस तरह से समझा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होगा तो चार्ज पर फोर्स भी नॉन जीरो होगा और चार्ज मूव करने लग जाएगा। जबकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चार्ज रेस्ट पर होना चाहिए, तो चार्ज मोशन में आ जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब हमने जो शुरुआत में माना कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होगा, हमारी वही गलती है। ठीक है, तो यही वजह है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होगा। तो देखो, कोई डाउट हो तो बताओ, और तुम्हें लिखना हो ना तो एनसीईआरटी से देख लेना, या फिर तुम चाहो तो मैं लिख देता हूँ, क्योंकि ये वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो तो मैं इसको लिख के भी दे सकता हूँ कि तुम्हें एग्ज़ाम में क्या लिखना है, या फिर एक बार एनसीईआरटी में भी देख लेना, उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है। हालांकि वो कॉमन लैंग्वेज में नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें दिक्कत आएगी तो मुझे बता देना, मैं लिखवा दूंगा फिर। अभी देखो, अभी मेरी बात क्लियर है क्या? ओके, अगली बात हम देखते हैं। एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस। ओके, मैं मान लूँ कि नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। मैं मान लूँ कोई कंडक्टर है, ये कुछ सपोज चार्ज है, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो सरफेस से कोई एंगल बना रहा है, थीटा एंगल। तो इसके दो कंपोनेंट ले लेते हैं, एक तो टेंजेंशियल और एक परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इसकी वजह से यहाँ पर जो चार्ज होगा उस पर फोर्स लगेगा। लेकिन हमको मालूम है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, मतलब चार्ज मोशन में नहीं आना चाहिए। इसका मतलब फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो। मतलब क्यू ई कॉस थीटा क्या होना चाहिए? जीरो। देखो, चार्ज भी है, फील्ड भी है, ये हमको पता है। तो इसका मतलब कौन जीरो होना चाहिए? कॉस जीरो होना चाहिए। कॉस जीरो कब होता है? 90 डिग्री पर। इसलिए थीटा की वैल्यू नेसेसरली क्या होनी चाहिए? 90 डिग्री। तो मतलब फील्ड इंटेंसिटी किसी 90 के अलावा और कोई दूसरा एंगल नहीं बना सकती। चेक करो, देखो कोई डाउट है क्या? थर्ड बात, द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन। मतलब ये क्या बोलता है? एक्सेस चार्ज से मतलब पता है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे 10 प्रोटॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन है। इसके अलावा अगर जैसे अगर 10 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन हो तो मतलब एक्सेस में चार्ज कौन आ गया? प्लस। अगर 10 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन हो तो नेगेटिव प्लस एक्सेस में आ गया। तो एक्सेस में बोलने का मतलब है जो न्यूट्रल के अलावा जो एक्स्ट्रा चार्ज है। ये बोलता है कि चार्ज अंदर नहीं हो सकता। लेकिन मैं मान लेता हूँ नहीं, सपोज अंदर चार्ज है, अंदर चार्ज की वैल्यू है। अगर चार्ज है तो कोई गॉसियन सरफेस के लिए फ्लक्स भी नॉन जीरो आएगा, है ना? फ्लक्स, क्योंकि क्या होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू है तो इसका मतलब फ्लक्स भी होगा। फ्लक्स है तो फिर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होगा तो चार्ज मोशन में आ जाएंगे, विच कैन बट चार्ज कैन नॉट मूव इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका मतलब हम जो ऊपर से एजम्पशंस मान लें वो गलत है। इसका मतलब अंदर जो चार्ज होगा, अंदर एनक्लोज चार्ज, इट मस्ट बी जीरो। ठीक है, एनक्लोज से आप बोल दो इनसाइड चार्ज की वैल्यू जीरो होगी। बात क्लियर है? अंदर एक्सेस चार्ज नहीं होना चाहिए।
मैं अभी वर्डिंग लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन तुम्हें अगर दिक्कत आए ना, एनसीईआरटी में देखो डायरेक्ट लिखी हुई है, अगर फिर भी तुम्हें दिक्कत आएगी तो बता देना, फिर मैं लिखवा दूंगा तुम्हें। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैव द सेम वैल्यू ऑन द सरफेस। ये क्या बोल रहा है कि कंडक्टर कैसे भी शेप का हो, पोटेंशियल की वैल्यू अंदर से बाहर तक सेम होनी चाहिए। जैसे मैं मान लेता हूँ, दो पॉइंट ले लेता हूँ ए और बी, यहाँ का पोटेंशियल वी ए और यहाँ का पोटेंशियल वी बी। कोई क्यू चार्ज को मैं ए से बी तक ले जाता हूँ, तो जो मैं वर्क डन करता हूँ, क्यू वर्क डन जो होगा एक्चुअली में पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, मतलब क्यू इंटू चेंज इन पोटेंशियल, मतलब क्यू इंटू वी बी माइनस वी ए। ठीक है, लेकिन हमको पता है कि वर्क डन हम कैसे निकाल सकते हैं, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट से। अब अंदर कोई फोर्स ही नहीं है, क्योंकि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई, और हमको पता है कि अंदर ई जीरो है, ई जीरो है तो फोर्स जीरो है, फोर्स जीरो है तो वर्क डन जीरो है। इसका मतलब वर्क डन जीरो है, और क्यू उधर ले जाओगे तो जीरो हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू जीरो। इसका मतलब वी बी इक्वल टू वी ए। ये मतलब हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। हमने तो कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिए थे ए और बी, और हमने प्रूव कर दिया कि उन दोनों का पोटेंशियल सेम है। तो इसका मतलब कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू अंदर से लेकर सरफेस तक पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी। देखो कोई डाउट है क्या? फिफ्थ पॉइंट है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर। देखो मान लो कोई कंडक्टर है तुम्हारे पास, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। हमने देखा कि इसके अंदर फील्ड जीरो होता है और बाहर जो फील्ड होता है वो 90 डिग्री पर होता है सरफेस से। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक एरिया कट कर लेते हैं। एक सिलेंडर ले लो, एक गॉसियन सरफेस लेनी मैंने सिलेंड्रिकल शेप में, और ये डी ए एरिया के लिए है ना, एरिया की डायरेक्शन हमने सरफेस से 90 डिग्री पर, जिधर ई है उधर ए है। अब देखो इसकी तीन सरफेसेस है, एक सर्कुलर, एक ही कर्व्ड, और थर्ड सर्कुलर। अब हम फ्लक्स की वैल्यू निकालते हैं बाय डेफिनेशन। इसके मैं तीन हिस्से कर लेता हूँ। फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड। ठीक है, अब देखो फर्स्ट के लिए फील्ड इंटेंसिटी और एरिया की डायरेक्शन सेम है, और ई को मैं बाहर ले लेता हूँ, डी ए और कॉस जीरो वन हो जाएगा। प्लस देखो सेकंड के लिए एरिया और ई में डायरेक्शन एंगल 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा जीरो। थर्ड में देखो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है, तो ये भी जीरो, तो फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा ई डी ए। ठीक है, ये फर्स्ट बात। सेकंड, हम गॉस थ्योरम का अगर यूज करें, तो गॉस थ्योरम बोलती है फ्लक्स इक्वल टू एनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इसके अंदर बंद चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पर यूनिट एरिया चार्ज है सिग्मा, और डी एरिया पर इतना चार्ज हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन टू। फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू
वी गेट ई डी ए इक्वल टू सिग्मा डी ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यही बोल रहा है। वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो एक यूनिट वेक्टर एन कैप और लगा दो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चेक करो, देखो कोई डाउट है क्या। 6 पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। देखो, अगर कभी लाइटनिंग हो रही हो तो जब सबसे सेफ है वो तुम्हारी कार है, तुमको कार के अंदर रहना चाहिए उस वक्त। क्यों? एक एग्जांपल बता रहा हूँ अभी तुम्हें, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या वो मैं बता दूंगा। क्योंकि क्या होगा कि हम, ये तुम्हारी कार एक मेटल की तो एक कंडक्टर होगी, हमको पता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। अगर लाइटनिंग होगी भी ना तो जो चार्ज आएंगे वो ऐसे कार की सरफेस से होते हुए, टायर से होते हुए ज़मीन में चले जाएंगे और तुम इस चार्ज से बच जाओगे। तो ये तुम्हारी सबसे सेफ जगह है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में तुम ये लिख देना, एनी ऑब्जेक्ट इज शील्डेड फ्रॉम एक्सटर्नल electric field if it is placed in the cavity of कंडक्टर। ठीक है, तो चेक करो कोई डाउट। देखो नेक्स्ट है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। देखो हम जानते हैं कि एयर जो होती है वो नॉर्मल कंडीशन में इंसुलेटर है। ठीक है ना, कैसे बोल सकता हूँ? क्योंकि अभी जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के प्लग से इलेक्ट्रिसिटी मुझको नहीं, मैं भी, वो भी एक्सपोज है एयर में, मैं भी एक्सपोज हूँ एयर में, लेकिन मेरे को उससे सीधा सीधा शॉक नहीं लगता। तो इसका मतलब बीच में जो एयर है वो इंसुलेटर है। लेकिन एक और चीज़ देखो, जब लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग में क्या होता है, जो क्लाउड होते हैं ना, क्लाउड से चार्जेस जो हैं वो अर्थ तक ट्रैवल करते हैं, लेकिन बीच में एयर के थ्रू। तो यहाँ पर क्या हुआ, एयर यहाँ पर क्या बन गई, कंडक्टर। तो यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि एयर कंडक्टर बन गई। हुआ यूं कि जो फ्रिक्शन की वजह से ना क्लाउड नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं ना, और अर्थ पे इंडक्शन की वजह से पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाते हैं। तो ये हायर पोटेंशियल पर है और ये लोअर पोटेंशियल पर है, तो इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ठीक, अब क्या, किस वैल्यू पर, क्या किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एयर कंडक्टर हो जाती? नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर या उससे ज़्यादा हो जाती है, तब एयर क्या बन जाती है, एयर कंडक्टर बन जाती है। तो किसी मीडियम का इंसुलेटर होना या कंडक्टर होना वो किस पे डिपेंड करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वो मैक्सिमम वैल्यू, जब तक कोई मटेरियल इंसुलेटर बना रहे, तब तक हम बोलते हैं कि, एक मिनट, ये बड़ा हो जाना चाहिए है ना, या इसके बराबर ही मान लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वो मैक्सिमम वैल्यू जब तक कोई मटेरियल इंसुलेटर बना हुआ हो, उसकी उसकी उसको उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को उस मीडियम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो जैसे एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, अभी पहले डेफिनेशन लिखा देता हूँ।
maximum value of electric field intensity up to which a medium behaves as an insulator is called dielectric strength of the मीडियम, है ना। तो अभी कंफ्यूज मत होना, हमने पहले पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम के या एप्सिलॉन आर से दिखाते थे। इसका नाम क्या था? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। उससे कंफ्यूज नहीं होना है ना। और अभी हम बोल रहे हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। जैसे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, ये तुम याद रखना, 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। इससे कम इलेक्ट्रिक फील्ड तक तो एयर जो है वो इंसुलेटर बनी रहती है, इसके ऊपर जो है वो कंडक्टर बन जाती है। तो तुम्हें समझ में आ गया डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? चेक करो। अब मैं तुम्हें 3 चीज़ें बताऊंगा। कैपेसिटी, कैपेसिटर नहीं, उससे पहले एक क्वेश्चन। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी। जैसे मान लो एक ग्लास है, जिसकी हाइट h और रेडियस इसकी r है। इसमें कितने वॉल्यूम का पानी आ सकता है? भाई इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो इनफाइनाइट नहीं है, वो फाइनाइट है। इसमें तुम पानी डालोगे तो इतने वॉल्यूम का पानी तो ये स्टोर कर लेगा, अगर इससे ज़्यादा हुआ तो बाहर ढुलने लगेगा। तो इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो किससे मेजर होगी? थ्रू वॉल्यूम ऑफ ग्लास। ठीक है। तो यहाँ तो हमको दिख रहा है भाई ये ग्लास के अंदर इतना पानी आ सकता है। अभी मेरे पास कोई मेटल का स्फीयर है आर रेडियस का, एयर में रखा हुआ है। मैं इसको अगर चार्ज देना चाहता हूँ तो क्या ये इनफाइनाइट अमाउंट में चार्ज लेगा या इसकी एक चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी भी है? तो इसकी जो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी है वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? इसको मैं कितने भी चार्ज दे सकता हूँ या कोई लिमिटेड है? बताओ। चलो मैं बताता हूँ तुम्हें ना। तो इसकी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी फाइनाइट है। अब जैसे यहाँ पर ग्लास की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती थी? डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ कंटेनर। ये बेसिकली डिपेंड करती थी ज्योमेट्री ऑफ, ज्योमेट्री तो नहीं, खाली वॉल्यूम ऑफ ग्लास। ठीक है। लेकिन किसी मटेरियल की चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? तो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन
ज्योमेट्री ऑफ मटेरियल एंड सेकंड सराउंडिंग मीडियम, वो किस मीडियम में रखा है उस पर भी डिपेंड करती है। तो चलो हम उसी का पता लगाते हैं। जैसे अभी हमने बोला था एक मेटल का स्फीयर है, ये एनसीईआरटी में बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है जो करा रहा हूँ है ना। उसका रेडियस हम मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर। इसको मैं कितना मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज दे सकता हूँ अगर ये एयर में रखा हुआ हो, ये फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन था, है ना। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज which can be transferred to the sphere metallic sphere of radius 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इट इज प्लेस्ड इन एयर। अब देखो मुझको पता है कि इसको मैं जब चार्ज दूंगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा, जो इसकी सरफेस पर मैक्सिमम बनता है, हमको पता है मेटल के स्फीयर पे जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सरफेस पे बनता है, वो छोटा या बराबर हो 3 × 10⁻⁶। क्योंकि हम जैसे जैसे चार्ज देंगे इसकी वजह से फील्ड बनेगा। देखो होगा क्या कि जैसे ये स्फीयर है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, जैसे एयर का कोई मॉलिक्यूल है, चलो पहले तो मैं तुम्हें क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ फिर ये कॉन्सेप्ट समझाऊंगा ना, तो बैठा रहा हूँ। तुमको पता है कि सरफेस पर मैक्सिमम जो फील्ड इंटेंसिटी होती है KQ/R², इट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 3 × 10⁻⁶। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। क्यू मैक्स हमको पता करना है और आर की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी चलो ठीक है, तो क्यू मैक्स लेस देन और इक्वल टू 3 × 10⁻⁶ इंटू 2 to 4 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, तो भाई ये क्या हो गया, 3 टाइम्स कट गया, ऊपर गया, ऊपर बचा था 5 -9 -4। नहीं ऊपर तो 2 ही बचा था ना, 2 -7, तो 1/3 मतलब 0.33 मान लेता हूँ, या क्यू मैक्स 3.33 इंटू 10⁻⁸ हो जाएगा ये तो। ठीक है, -8, तो इतना कुलम, या और भी ऐसा भी लिख सकते हो, क्यू मैक्स इज इक्वल टू, चलो ठीक है इतना ही लिख दो, 3.33 इंटू 10⁻⁻8 कुलम। तो इतना तो मैक्सिमम चार्ज दे सकते थे इसको। देखो चेक करो, कोई डाउट? ये बोर्ड ने पूछा था कितने, शायद 2 मार्क्स का पूछा था इसने। अब देखो जैसे उस ग्लास में से पानी बहने लगता है ना, तो इस यहाँ पर क्या होता है, देखो एयर का कोई मॉलिक्यूल है, ये उसका पॉजिटिव चार्ज और ये इसका इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, अभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं हो
तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड होता है तो नेट चार्ज जीरो होता है। अभी जैसे ही हम स्फीयर के ऊपर चार्ज देते हैं तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव न्यूक्लियस को धक्का मारता है। अब देखो, जैसे एटॉमिक नंबर होता है Z, तो टोटल चार्ज न्यूक्लियस पर Z ही है, इस पे E का मल्टीप्लाई करो तो इतना फोर्स लगता है। अब ये फोर्स इतना सफिशिएंट स्ट्रांग हो जाए कि इलेक्ट्रॉन को निकाल ही ले। जैसे तुम यहाँ पे प्लस चार्ज दे रहे हो, ठीक है, यहाँ प्लस चार्ज आ रहा है, अब इसने अपनी मैक्सिमम वैल्यू का चार्ज ले लिया। जैसे ही मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा देते हो तो ये क्या करता है, एयर को आयनाइज कर देता है। एयर को आयनाइज करने का मतलब है एयर के मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन को छीन करके अपने पास ले आता है। तो तुमने इधर से एक प्लस चार्ज दिया, एक इलेक्ट्रॉनिक प्लस चार्ज दिया, उधर से एक इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव चार्ज आया, तो तुमने चार्ज दिया तो वो एक तरह से लीक हो गया ना सराउंडिंग में। तो तुम उधर से चार्ज दे रहे हो, इधर से लीक हो रहा है। जैसे तुम एक ग्लास में उसके वॉल्यूम से ज़्यादा जब पानी डालते हो तो ढुलने लगता है ना, ऐसे तुम इधर से चार्ज जब एक मैक्सिमम चार्ज जब ये अटेंड कर चुका हो उसके बाद चार्ज दोगे तो जो सराउंडिंग है उसमें ऐसे ढुलना लगेगा ये, है ना। मतलब एक इलेक्ट्रॉन जब इसके पास आया तो इसका मतलब तुमने जो पॉजिटिव दिया था वो खत्म हो गया, वो अब वो पॉजिटिव इस आयन के ऊपर बन गया और आयन दूर भाग जाएगा इससे। इस तरह से कहानी चलती है। तो देखो, कोई डाउट है क्या? आज थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए थोड़ा ढीला ढीला चल रहा माहौल है ना, पढ़ाने में बस समझ नहीं आ रहा। ओके, अब मैं तुम्हें तीन टर्म समझाऊंगा, कैपेसिटी, कैपेसिटेंस और कैपेसिटर। अभी हमने जो देखा ना चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी, वो हमने कैपेसिटी की बात की थी। तो ये क्या बेसिकली चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी। और ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है हमने देखा, ज्योमेट्री और सराउंडिंग मीडियम पर। ठीक है, ये तो हो गई बात कैपेसिटी की। कैपेसिटेंस क्या होता है? इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी which measures charge holding capacity। और कैपेसिटर क्या है? इट इज डिवाइस which can स्टोर चार्ज। ठीक है, तो ये तीन चीज़ हो गई। चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी, जैसे हमने अभी बात करी कि वो मेटल का स्फीयर कितना मैक्सिमम चार्ज स्टोर कर सकता है, वो उसकी कैपेसिटी है। अब जो सी एक अभी हम देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी, इसको हम सी से डिनोट करते हैं, कैपेसिटेंस को हम सी से डिनोट करते हैं। और ये बताता है कि किसी मटेरियल की ये अगर वैल्यू बड़ी है तो इसका मतलब मटेरियल की चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। और तीसरा, एक डिवाइस जो चार्ज को स्टोर करती है। ठीक है, तो हम एक एक करके बात करते हैं। देखो, कैपेसिटेंस की बात करूंगा मैं। जैसे कोई मेटल का स्फीयर ले लो, इसको तुम क्यू चार्ज दो, चार्ज देने से इसका पोटेंशियल के क्यू बाय आर हो जाएगा सरफेस पर। और ज़्यादा चार्ज दोगे तो और ज़्यादा पोटेंशियल हो जाएगा, मतलब क्यू इज प्रोपोर्शनल टू वी। इस इनइक्विलिटी को इक्विलिटी में कन्वर्ट करने के लिए कांस्टेंट लाते हैं सी, इट इज कांस्टेंट ऑफ and it is known as
कैपेसिटेंस। ठीक है, इसको हम दूसरे तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। चलो पहले इसकी बात कर लेते हैं। जैसे C इक्वल टू हो जाएगा Q/V। किसी मटेरियल को इतना चार्ज दो कि उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट हो जाए, यानी Q की वैल्यू इतनी करो कि V की वैल्यू 1 हो जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो C इक्वल टू Q हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू वैल्यू ऑफ चार्ज given to the object to to raise the to make the potential of the object 1 वोल्ट। ठीक है, अब इट इज स्केलर क्वांटिटी। इसका ऐसा यूनिट जो है इट इज फैरड। इसको कैपिटल F से दिखाते हैं हम। ठीक है, लेकिन 1 फैरड बहुत बड़ी यूनिट है, तो हम छोटी यूनिट यूज करते हैं। 10⁻⁻3। अगले स्लाइड पे लिखते हैं 1 मिली फैरड, 1 माइक्रो फैरड, 1 नैनो फैरड, 1 पिको फैरड। ठीक है, अभी आगे बताऊंगा कि 1 फैरड बड़ी यूनिट क्यों बोल रहा हूँ मैं, है ना। और C डिपेंड्स ऑन नंबर 1, क्योंकि ये क्या नाप रहा है, कैपेसिटेंस, तो इट विल डिपेंड ऑन जियोमेट्री ऑफ कंडक्टर, और दूसरा सराउंडिंग मीडियम पर। ठीक, तो ये हो गई भाई कैपेसिटेंस की बात। ठीक है, 1 फैरड बड़ी यूनिट कैसे होगी आगे बताऊंगा। इसके बाद हम देखेंगे कैपेसिटर्स। हमने देखा ना, ये वो डिवाइस है जो चार्ज स्टोर कर सकती है। तो अभी हम इस चैप्टर हम 3 कैपेसिटर्स की बात करेंगे। एक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जितने भी डेरिवेशन करेंगे ना हम, वो सभी कैपेसिटर पे अप्लीकेबल होते हैं, लेकिन हम करेंगे खाली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। उसके बाद है स्फेरिकल कैपेसिटर। ये देखो डायरेक्ट एनसीईआरटी की थ्योरी में नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चंस हैं। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी डायरेक्ट एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस एक्सरसाइज में दिए हुए इसके ना, तो इसलिए हम ये तीनों कैपेसिटर्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो सबसे ये है क्या, इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। दो मेटल की पैरेलल प्लेट्स जिनका क्रॉस सेक्शन एरिया A हो और दोनों एक दूसरे से D डिस्टेंस पर रखी हुई हो, तो इस अरेंजमेंट को हम बोलेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हम कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन निकालेंगे।
अच्छा, इसका पहले प्रिंसिपल लिखते हैं। अच्छा, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ ना, कैपेसिटर वाले पार्ट में। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर किस प्रिंसिपल का यूज करके चार्ज को स्टोर कर लेते हैं? देखो सुनो, जैसे मेरे पास कोई कंडक्टर है, मैं इसको मैक्सिमम चार्ज देना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज। तो अभी हमने वहाँ पे देखा था ना भाई, क्यू मैक्सिमम की वैल्यू कैसे ला सकते हो, जब तक ये मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ना कर दे। तो मैंने इसको एयर में रखा, इसने कुछ मैक्सिमम चार्ज ले ली, अब और चार्ज नहीं दे सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको और चार्ज दूँ। तो मेरे पास क्या क्या रास्ते हैं टू इंक्रीज चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी? मैं क्या क्या कर सकता हूँ? नंबर वन, मैं इसकी ज्योमेट्री चेंज कर दूँ। ठीक है, मान लो ये आर रेडियस का स्फेयर हो, 2r का कर दूँ, तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा, है ना। लेकिन मैं चलो ज्योमेट्री भी चेंज नहीं करना चाहता, ठीक है, वो नहीं करना चाहते तो मीडियम बदल के देख लो। तुमने इसको हवा में रखा है तो इसने क्यू मैक्सिमम चार्ज लिए, अब तुम इसको पानी में डाल दोगे तो इसकी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि एयर की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो सबसे कम है, बाकी सभी मीडियम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एयर से ज़्यादा होती है। तो तुम पानी में रखोगे तो और ज़्यादा चार्ज स्टोर कर लेगा। अब तुम इसको अगर पॉलीथीन में या लिक्विड पॉलीथीन में डाल दोगे तो ये और ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता। मैं ये भी नहीं करना चाहता, तो फिर कैसे चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाऊं? एक तरीका है, अगर मैं इस कंडक्टर के पास एक ग्राउंडेड अनचार्ज कंडक्टर ला दूं तो क्या होगा? इंडक्शन की वजह से यहाँ नेगेटिव अपीयर हो जाएगा, पीछे जो प्लस अपीयर हुआ उसको ग्राउंड के इलेक्ट्रॉन आके खत्म कर देंगे। तो ये क्या होगा, इसके सारे चार्ज जो थे ना, इधर इधर वाले दूर वाले तो भग जाएंगे, सारे इधर आके इकट्ठा हो जाएंगे। अब इसकी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि देखो इसका जो पोटेंशियल है ना, इस चार्ज के लाने की वजह से, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से कम हो गया। क्योंकि हमको पता है ना पोटेंशियल हम कैसे V1 प्लस V2 करते हैं। इसका प्लस चार्ज की वजह से कुछ पोटेंशियल था, तो नेगेटिव की वजह से भी तो पोटेंशियल आएगा, तो नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा और इसकी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। क्योंकि हमको पता है ना C इक्वल टू क्या होता है, Q बाय V। अगर हम V डिक्रीज कर देंगे तो C विल इंक्रीज। तो तुमको अगर ये बोर्ड में आ जाए लिखने को, राइट द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, तो तुमको लिखना है चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर कैन बी increased by bringing an uncharged grounded conductor near to it। यही क्या है तुम्हारे पास? प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। देखो चेक करो, यहाँ तक कोई डाउट है क्या तुम्हें? यहाँ तक क्लियर है? हमने समझ लिया कि एक कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब है ना, इसका कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन ये बोर्ड में आता है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है।
कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन निकालने के लिए। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, देखो ये सपोज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हमारे पास, दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस d और हर एक प्लेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया a। अब मैं क्या करूंगा, इसकी एक प्लेट को बैटरी के प्लस से जोड़ देता हूं और दूसरे एंड को नेगेटिव से जोड़ देता हूं। हमने देखा कि जब भी दो चीज़ों को जोड़ा जाता है जिनके पोटेंशियल में डिफरेंस है, तो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो देखो ये बैटरी का प्लस टर्मिनल हायर पोटेंशियल पर है, तो यहाँ से चार्ज जाएगा बैटरी के इस प्लेट कैपेसिटर की इस प्लेट पर, और ये लो पोटेंशियल पर है, तो यहाँ से चार्ज निकल के आएगा इधर। तो जब इसमें से प्लस चार्ज निकल के जाएगा तो यहाँ पर उनकी डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी और यहाँ पर एक्सेस में हो जाएगा। ठीक है, तो बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। मैंने तुम्हें बताया था ना वो इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट्स, एक की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, एक की नेगेटिव सिग्मा, हमने 3 जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आया था, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आया था, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया था, है ना। तो हम वही बात अब यहाँ पर कर रहे हैं। हम इन प्लेट्स को इनफाइनाइट शीट की तरह ट्रीट करेंगे। हुआ क्या कि ये बैटरी की केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इलेक्ट्रिक एनर्जी का कुछ पार्ट हीट में डेसिपेटेड हो जाता है और उसका कुछ पार्ट अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है। ठीक है, तो इसकी एनर्जी जो बैटरी ने एनर्जी दी उसका कुछ हिस्सा या लगभग आधा हिस्सा अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब सुने, हम जो कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन निकालने वाले हैं वो Q अपॉन V से निकालेंगे। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन निकालेंगे। ठीक है, अब सुनो, देखो क्या है, ये मेरे पास वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की 2 प्लेट्स हैं, इनका क्रॉस सेक्शन एरिया A। सपोज इस पर प्लस Q चार्ज आ गया, इस पर नेगेटिव Q चार्ज आ गया, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, Q अपॉन A। तो ये प्लस सिग्मा और ये माइनस सिग्मा। इसकी वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस की वजह से इस डायरेक्शन में होगा और वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस नेगेटिव की वजह से भी इसी डायरेक्शन में होगा, इसकी वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमको एक रिलेशन पता है, E इक्वल टू माइनस डी बाय डी आर। ठीक है, तो ये दोनों के बीच की डिस्टेंस d है, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, तो इन 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस मुझे निकालना हो तो E इक्वल टू माइनस, ये मैं B प्लेट मान लूँ, A और B तो मैंने वहाँ मान रखे, ये मैं मान लूँ M प्लेट है और ये मैं मान लूँ N प्लेट है। तो पोटेंशियल एट N माइनस पोटेंशियल एट B M, ठीक है, अपॉन डी आर हो जाएगा D। E हमको पता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू नेगेटिव को अंदर जान दो, VM माइनस VN अपॉन D। इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम V से दिखाएं, जो कि VM माइनस VN है, क्योंकि एक हायर पोटेंशियल पर है और एक लोअर पोटेंशियल पे है, सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, Q अपॉन A। तो ये आ गया हमको पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, और हमको पता है C इक्वल टू होता है Q बाय V, तो V की वैल्यू रख लो।
तो ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो तुम्हारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या आ गया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। देखो हमने बोला था ना सी डिपेंड करता है ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर और मीडियम पर। तो इसमें से तुम जो ये देख रहे हो ना एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है मीडियम के लिए, और ये दोनों क्या है, ये ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर है। ठीक है, अभी जो हमने ऊपर एक्सप्रेशन निकाला इट इज फॉर एयर और वैक्यूम। अगर कोई दूसरा मीडियम हो तो सी मीडियम के केस में इसको नॉट से दिखा देते हैं, ए एप्सिलॉन बाय डी है ना। एप्सिलॉन क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं सी ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी। एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। देखो पहले तो चेक करो, कोई डाउट हो तो बताएंगे। देखें क्लियर है क्या यहाँ तक। ओके, डीप करके बताता हूँ। देखो मेरे पास क्या था, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसकी इस प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज था, एरिया ए था, इस पर नेगेटिव क्यू चार्ज था। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई क्यू अपॉन ए, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई सिग्मा, और इसकी होगी माइनस सिग्मा, है ना। सिग्मा जो है क्यू अपॉन ए है, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब देखो हमको पता है कि कोई इनफाइनाइट चार्ज शीट होती है ना, उससे उसकी वजह से फील्ड इंटेंसिटी होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और डायरेक्शन के लिए जैसे मान लो इस पॉइंट पर मैं इस प्लस क्यू की वजह से डायरेक्शन देखना चाहता हूँ, तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, प्लस चार्ज रख के देखते हैं, प्लस को प्लस रिपेल करेगा और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही इसकी वजह से सेम डायरेक्शन में, दोनों की वजह से सेम डायरेक्शन में फील्ड इंटेंसिटी है तो दोनों जुड़ जाएंगी, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ गया। अब ये देखो ये हायर पोटेंशियल पर है क्योंकि प्लस है और ये नेगेटिव पर है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मैं मान लेता हूँ, ये है एम प्लेट और ये है एन प्लेट। तो ये हो जाएगा वी एम माइनस वी एन। ठीक है, हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है माइनस डी वी बाय डी आर। दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है डी, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन डी, या वी एम माइनस वी एन अपॉन डी, या वी बाय डी। ठीक है, तो ई इक्वल टू हो गया हमारे पास वी बाय डी। ई है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू वी बाय डी। ये है चार्ज पर यूनिट एरिया और डी को मल्टीप्लाई कर दो, हो गया वी। अब हमको पता है सी इक्वल टू होता है क्यू बाय वी, तो वी का ये वैल्यू रख दो, तो तुम्हारे पास आ जाएगा एयर, अगर बीच में एयर भरी हुई हो तब एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, और बीच में कोई मीडियम भरा हुआ हो तो एप्सिलॉन ए बाय डी। ठीक है, चेक करो देखो
क्लियर है? सुने, एक क्वेश्चन करो। मेरे पास एक सर्कुलर प्लेट है, इसका रेडियस हम मान लेते हैं, इसका रेडियस हम मान लेते हैं 1/√ऑफ एप्सिलॉन। सेंटीमीटर। दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस हम मान लेते हैं 1 मिलीमीटर। ठीक है, बीच में भरा हुआ एयर, तो इसका कैपेसिटेंस बताओ कितना होगा। चलो, मुझे लगता है आपने ट्राई कर लिया होगा, चेक करते हैं। सुने, एयर के अंदर ये होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, इसका एरिया जो होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है, पाई 1/रूट एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा पाई इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर है एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻⁻4 अपॉन डी है 1 इंटू 10⁻⁻3। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ऊपर आ जाएगा पाई इंटू 10⁻⁻1 फैरड। तो पाई मतलब 3.14 इंटू 10⁻⁻1 फैरड, ये हो जाएगा। चेक करो, देखो आपका आंसर यही है क्या? चेक करेंगे। ओके, समझ में आ गया होगा आपको, है ना? चेक करेंगे। अब देखो एक और चीज़, एक चीज़ और ध्यान रखना। हमने तो ये माना है कि ये जो है, हम क्या मान के हमने जो भी डेरिवेशन निकाला वो कैसे माना हुआ है कि ये इनफाइनाइट प्लेट्स हैं और इनकी वजह से फील्ड इंटेंसिटी ऐसी है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता, ये प्लस प्लेट होती है, नेगेटिव होती, तो अंदर तो ये इक्वी डिस्टेंस पैरेलल लाइन होती, लेकिन कोने पर ऐसी बनती यूँ। इसको बोलते हैं फ्रिंजिंग इफेक्ट। ठीक है, अब सुनो, मैंने तुम्हें बोला था 1 फैराड बहुत बड़ी यूनिट है, उसको समझाता हूँ। तुम क्या करो, दो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लो। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस में 1 मिलीमीटर ले लेता हूँ, और इसकी ब्रेथ जो है मैं ले लेता हूँ, मान लो 10 मीटर। तो ये लेंथ कितनी लूँ, लेंथ की क्या वैल्यू लूँ जिससे इसका कैपेसिटेंस 1 फैराड हो जाए, बीच में एयर फिल्ड है। मैं तुम्हें कुछ देता हूँ टाइम सोचने के लिए, ट्राई करके देखो, फिर मैं बताता हूँ। चले, मुझे लगता है आपने ट्राई कर लिया होगा, चेक करेंगे हम लोग, है ना? सुने, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया एल इंटू
B मतलब 10 मीटर, D इज 1 मिलीमीटर और इसकी वैल्यू हमको 1 फैराड लानी है। ठीक है, तो 10⁻³ उधर पहुंचा दो, अपॉन एप्सिलॉन नॉट नीचे पहुंचा दो, अपॉन 10 नीचे पहुंचा दो, इक्वल टू L। ठीक है, अब एक काम करो, ऊपर 4 पाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। देखो नीचे का 10 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 पाई, देखो 4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻4 इक्वल टू L। तो जो लेंथ लोगे ना वो 36 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁵ मीटर। ठीक है, यानी देखो इसके 2 जीरो भी हटा दो, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 314,000। इसमें 5 जीरो थे ना, तो 2 जीरो तो यहाँ रिमूव करने के काम में आ गए और 3 जीरो ही आ गए, और 314 और इंटू 36। तो तुम देखो लेंथ कितनी होनी चाहिए 1 फेराड का बनाने के लिए, 11304123 इतना मीटर। तो तुम अंदाज़ा लगा सकते हो 1 फेराड बहुत बड़ी यूनिट है, इतना बड़ा प्लेट लेते तो 1 फेराड बनता। तो ये क्वेश्चन ये समझाने के लिए कि 1 फेराड बहुत बड़ी यूनिट है एक्चुअली। चेक करो तुम्हारा आंसर राइट है या रॉन्ग। ओके चलो, समझ में आ गया होगा तुम्हें गलती जो भी है जहाँ पे भी करी। ठीक है, अब हम करते हैं आगे। और इस पे अभी क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक का दूसरा नाम है इंसुलेटर। ठीक है, देखें हम क्या कर रहे हैं, मैटर लेते हैं। मैटर दो तरह का होगा, या तो कंडक्टर होगा या इंसुलेटर होगा, इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, अब हमारे पास कोई कंडक्टिंग प्लेट है, उसको अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, जैसे यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था, तुमने कंडक्टिंग प्लेट रखी, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से चलती हैं, प्लस से नेगेटिव की तरफ, मतलब इधर कोई प्लस सोर्स होगा, तो यहाँ पर इंडक्शन की वजह से प्लस चार्ज आ जाएगा और इधर नेगेटिव अपीयर हो जाएगा, क्योंकि कंडक्टर के पास इनफाइनाइट अमाउंट में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो वो तब तक, एक मिनट, हम्म, ठीक, हम्म, अब तुमने रखा, तो कंडक्टर क्या करता है, फील्ड लाइंस को पूरी तरह ब्रेक कर देता है, क्योंकि हमको पता है ना कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। ठीक है,
तो ये इतने चार्ज इंड्यूस करता है कि अंदर नेट फील्ड जीरो बना देगा। तो इस ये पूरी फील्ड लाइंस को ब्रेक कर देता है और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके जीरो हो जाता है। लेकिन इंसुलेटर की अगर हम बात करें तो वो दो तरह के होते हैं, एक पोलर और एक नॉन पोलर। इसको हम आगे बात करते हैं। पोलर जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड ले लो, एक एग्जाम्पल के लिए ना। ये इंसुलेटर तो नहीं है, हाइड्रोजन क्लोराइड तो कंडक्टर होता है। चलो ये पोलर एग्जाम्पल नहीं, लेकिन मैं तुम्हें समझाने के लिए अभी हाइड्रोजन क्लोराइड ले लेता हूँ। इसमें क्या होता है, जैसे इधर डेल्टा पॉजिटिव इधर डेल्टा नेगेटिव होता है। तो ऐसे इनका ये जो पोलर होते हैं इंसुलेटर, इनके दो पोल बने हुए होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। लेकिन ये रैंडमली इस तरह से अरेंज रहते हैं कि इनका नेट डायपोल मोमेंट नहीं होता किसी भी डायरेक्शन में। इस तरह से अरेंज रहते हैं अगर एक्सटर्नल फील्ड में नहीं रखे हुए तो। ठीक है, इस तरह से अरेंज रहते हैं। इनका नेट डायपोल मोमेंट जीरो होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है ना, पूरा नाम ये है। लेकिन नॉन पोलर, जैसे तुम हाइड्रोजन एटम को लो, ये इसका एक्चुअली इंसुलेटर का एग्जांपल नहीं है, ऑक्सीजन कैसे इंसुलेटर होती है, ठीक है। तो इनका जो शेयर्ड वाला इलेक्ट्रॉन है वो ठीक बीच में रहता है, कहीं तुम्हें चार्ज अपीयर नहीं होता। तो ये नॉन पोलर है ना, मतलब ये तुम इसको ऐसे मान सकते हो, इनका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड होता है, एक ही जगह पे होता है। तो इनके पोल्स नहीं दिखेंगे तुम्हें, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक। अब हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखते हैं, जैसे हमने पोलर को रखा, पोलर को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमने रखा, तुमको पता है ना, एक डायपोल को जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो वो क्या कोशिश करता है, वो कोशिश करता है कि वो इस तरह से अपने आप को अरेंज करे कि उसका डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में एंगल 0 डिग्री हो जाए। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ पर भी यही कोशिश होती है, यानी नेगेटिव, ये अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि इनका नेगेटिव इधर हो जाए और पॉजिटिव इधर हो जाए, इस तरह से। तो यहाँ एक नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो एक तो हमारे पास था अप्लाइड फील्ड ई नॉट। अब देखो इस डायपोल के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ तक होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये है पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, या इंड्यूस चार्ज की वजह से फील्ड, क्योंकि ये चार्ज इंड्यूस हो गए ना, इधर नेगेटिव डेल्टा आई, इधर प्लस डेल्टा आई इंड्यूस चार्ज। ठीक है। अब जो अंदर नेट फील्ड है ना, वो अप्लाइड माइनस इंड्यूस्ड है, और ये जो हो जाएगा अप्लाइड अपॉन के यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, के बोलो या एप्सिलॉन आर बोलो इस मीडियम का। तो बात समझ में आ गई। जब एक डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वो अपने अंदर एक उल्टा फील्ड डेवलप कर लेता है। ठीक है। तो अब इसकी वजह से देखो, इसमें एक नेट डायपोल मोमेंट आ जाएगा। नेट डायपोल मोमेंट क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ये है नेट डायपोल मोमेंट। मैं ना इसको स्मॉल नहीं, इसको मैं ना एक्स से दिखा देता हूँ, नहीं एक्स से नहीं,
इसको क्योंकि मेरे को कैपिटल पी से कुछ दिखाना है, इसको स्मॉल पी से दिखा देता हूँ, ठीक है। अब इस मटेरियल में हम एक क्वांटिटी डिफाइन करेंगे, पोलराइजेशन। इसको कैपिटल पी से दिखाएंगे। ये क्या है? डायपोल मोमेंट, पूरा नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ये है पोलराइजेशन। ये जो है इट डिपेंड्स ऑन अप्लाइड फील्ड फॉर लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स, है ना। दिस रिलेशन होल्ड फॉर लीनियर आइसोट्रोपिक डायपोल्स, ठीक है ना। यहाँ मैंने डिफाइन कर रहा पोलराइजेशन को, इट इज डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। यानी या पी क्या चीज़ है एक्चुअली में, अगर इसका वॉल्यूम वी है, वी इज वॉल्यूम, तो एक्स अपॉन पी, डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इसको पोलराइजेशन बोलते हैं। अभी हमने क्या बोला, पोलराइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फील्ड। इस इनइक्वालिटी को इक्विलिटी में कन्वर्ट करने के लिए कांस्टेंट लाते हैं काई, इसको रीड करते हैं काई, और इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, क्योंकि देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनको अलाइन करने की कोशिश कर रहा है, यानी पोलराइजेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रूम टेम्परेचर की हीट को एब्जॉर्ब करके ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ऑसिलेट करेंगे, तो टेम्परेचर इनका ऑसिलेशन बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो वो जो फैक्टर है ना टेम्परेचर वाला, वो इस काई में शामिल रहता है। इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये बात होगी, ये होगी पोलर डाइलेक्ट्रिक के लिए। लेकिन नॉन पोलर के लिए मैंने बोला कि नॉन पोलर एक्चुअली में डायपोल होता ही नहीं पहले उसका मॉलिक्यूल, लेकिन अप्लाइड फील्ड में जब रखते हैं ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और न्यूक्लियस को दूसरी तरफ रिपेल करता है। तो ये क्या करता है, नॉन पोलर को पोलर बना देता है। तो ये नॉन पोलर से क्या बना देगा, पोलर। कौन बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में नॉन पोलर भी पोलर बन जाते हैं। फिर बाकी की कहानी फिर वैसे ही, पोलर बन गए तो ये अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि हमने वहाँ बात करी, इधर नेगेटिव अपीयर हो जाएगा, इधर प्लस अपीयर हो जाएगा, अंदर एक इंड्यूस फील्ड बन जाएगा, तो जो अप्लाइड के अपोजिट है। तो अंदर जो नेट बनेगा तुम्हारे पास, वही बाकी की सारी कहानी वही, अप्लाइड माइनस इंड्यूस, जो कि अप्लाइड अपॉन के बराबर होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर वही सारी कहानी, पोलराइजेशन वगैरह। तो पहले एक बार चेक करो, देखो कोई डाउट है क्या। मैंने तुम्हें समझाया कि एक डाइलेक्ट्रिक को, मेटल के केस में भी बता दिया, डाइलेक्ट्रिक को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो अगर वो पोलर है तो उसके मॉलिक्यूल्स हैं अपने आप को, ओके मैं रिपीट करता हूँ पूरा, ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। देखो दो चीज़ें हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम जानना चाह रहे हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स इन एक्चुअली बिहेवियर ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, हम ये जानना चाहते थे, ठीक है भाई। अब मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, उसमें तुम एक कंडक्टर को रखते हो,
तो कंडक्टर क्या करता है, अपने अंदर से पूरा फील्ड गायब कर देता है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर में पढ़ा ना, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो नहीं सकता। होता क्या है कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे ना, इधर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा और इधर नेगेटिव चार्ज, ओह सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चालू होती हैं प्लस से और नेगेटिव तक, तो यानी इधर कोई प्लस सोर्स होगा ना, तो उसकी वजह से वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रही हैं। तो इधर अपीयर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज और इधर अपीयर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस। लेकिन ये जो इंड्यूस होता है ना, ये अप्लाइड फील्ड के इक्वल और अपोजिट होता है, तो अंदर टोटल जो नेट फील्ड हो जाएगा ना, इट इज़ जीरो। तो तुम्हें कंडक्टर के लिए ये बात समझनी है, कंडक्टर फील्ड लाइंस को पूरा गायब कर देता बीच में से, फील्ड लाइंस अब आके कंडक्टर तक खत्म हो जाती है, फिर कंडक्टर के दूसरे एंड से चालू होंगी। ठीक है, ये कंडक्टर का बिहेवियर है। अब इंसुलेटर की बात करते हैं। इंसुलेटर भाई दो टाइप के होंगे, एक पोलर, पोलर मतलब उनका मॉलिक्यूल अपने आप में, उसका एक एंड नॉर्थ होगा और एक एंड पॉजिटिव होगा और एक एंड नेगेटिव होगा। और नॉन पोलर का, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव कोइंसाइड होता, तो इसके कोई पोल्स नहीं होते। लेकिन जब ऐसे को तुम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, पोलर को, तो ये क्या करता है, ये अपने आप को इस तरह से अलाइन करता है कि नेगेटिव इधर, और यानी इसका डायपोल मोमेंट, इसका नेट डायपोल मोमेंट यूं है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो ये अपने डायपोल मोमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है। तो इस कोशिश के चक्कर में इसका इस एंड पर नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं और इस एंड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, तो अंदर एक इंड्यूस फील्ड जनरेट हो जाता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, जो अप्लाइड से उल्टी डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो नेट फील्ड होता है ना, वो डायपोल के अंदर कम हो जाता है, वो अप्लाइड माइनस इंड्यूस होगा, जो कि अप्लाइड अपॉन के इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक, यही सारी कहानी नॉन पोलर के लिए भी है। नॉन पोलर को पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, पोलर बना देता है, पोलर के बनाने के बाद बाकी सारी कहानी सेम। यहाँ पर अगर इसका नेट डायपोल मोमेंट, अगर इसने पी गेन कर लिया, पी क्या देखो, अब इसका नेट डायपोल मोमेंट हो जाएगा ना नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मटेरियल का, तो नेट डायपोल मोमेंट, अगर इसका वॉल्यूम v है, तो नेट डायपोल मोमेंट अपॉन v को, यानी वॉल्यूम को हम बोलेंगे पोलराइजेशन। और जो पोलराइजेशन है वो डिपेंड करता है अप्लाइड फील्ड पर। फिर इस इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम काई लाते हैं, काई को बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो ये हमने कहानी देख ली। चेक करो, देखो कोई डाउट है क्या। हमको एक्चुअली बस कंडक्टर और इंसुलेटर का बिहेवियर समझना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में वो कैसा बिहेव करेंगे। कंडक्टर तो पूरी फील्ड लाइंस को काट देता है, वो इतना इंड्यूस फील्ड जनरेट करता है जो अप्लाइड फील्ड को अंदर से पूरा ब्रेक कर देता है। लेकिन इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं, तो वो इतना फील्ड नहीं जनरेट कर पाते कि अप्लाइड फील्ड पूरा एलिमिनेट हो जाए अंदर। लेकिन फील्ड जब बाहर फील्ड रहेगा ई नॉट, अंदर इंसुलेटर के फील्ड हो जाएगा ई नॉट बाय के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, जो उसकी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही। देखो कोई डाउट हो तो मुझको बताओ, डाउट हो तो हम डिस्कस करेंगे, अदरवाइज हमको क्लास एंड कर रहे हैं। एनसीईआरटी रीड करते रहना, ये इस चैप्टर के बस लास्ट टॉपिक चल रहे हैं। नेक्स्ट और 2 क्लास और लगेगी हमको ना, इसके न्यूमेरिकल्स अलग अलग टाइप के होते हैं। ओके ठीक है, तो ठीक है, हम क्लास को यहीं एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में तुम्हारी थ्योरी खत्म हो जाएगी, कुछ न्यूमेरिकल्स, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स टिपिकल वाले भी हम डिस्कस करेंगे। ओके ठीक है, मैं पीडीएफ डाल दूंगा आज। ठीक, ओके ठीक है, बाय बच्चे, क्लास एंड करते हैं।